हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैपशीट पर। आज एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है, यानी कि 30 मई की जो सेकंड शिफ्ट हुई उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। यानी कि ए टू जेड क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। जितने क्वेश्चंस पूछे गए वह सभी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। आज की इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उस सभी क्वेश्चन लेकर आए। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्लीज ज्वाइन जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म, जो आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था। चार ऑप्शन थे। ए चंदावार का युद्ध, बी ऑप्शन था पानीपत का युद्ध, सी ऑप्शन था कलिंग का युद्ध, और डी ऑप्शन था आपका बक्सर का युद्ध। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिंग का युद्ध इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि जो कलिंग का युद्ध है, यानी कि बैटल ऑफ कलिंगा के बाद जो अशोक सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि बैटल ऑफ कलिंगा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंगा वॉर लड़ा था। इस युद्ध में भारी जन हानि हुई थी। युद्ध युद्ध की विनाश लीला देखकर अशोक का गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, अहिंसा और जन कल्याण की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जनगणना कितने चरणों में की जाएगी। चार ऑप्शन थे आपके। ए एक, दो, बी ऑप्शन था तीन, सी ऑप्शन था पांच, और डी ऑप्शन था आपका चार। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी जो जनगणना है वह दो चरणों में की जाएगी। यही बताया हमने, इसको आपने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारत की जनगणना सामान्यतः दो चरणों में, यानी कि दो फेज में आयोजित की जाती है। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग जनगणना। यही बताया हमने कि जो जनसंख्या गणना, यानी कि जो पॉपुलेशन, हाल ही में जनगणना योजना में इसे दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था। चार ऑप्शन थे। ए 12वां, बी ऑप्शन था 13वां, सी ऑप्शन था 14वां, और डी ऑप्शन था आपका 15वां। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14वां इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 14th इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कि जो ब्रिक्स 2022 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का संस्करण था वह 14वां संस्करण था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। ये कि ब्रिक्स का 14वां संस्करण था वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 को आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो चाइना ने की थी। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में आयोजित हुआ था। जो आपके ब्रिक्स में जो 7 सदस्य आपके हैं, 5, वह ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। बी से ब्राजील है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और डी से एस से साउथ अफ्रीका। ये आपके 5 देश हैं ब्रिक्स में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन जो आईपीएल 2008 में खेला गया था का पहला मैच कहाँ खेला गया था। चार ऑप्शन थे आपके। ए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बी ऑप्शन था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, सी ऑप्शन था डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, और डी ऑप्शन था आपका ईडन गार्डन कोलकाता। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, का एकदम करेक्ट आंसर था कि डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जहां 2008 में जो पहला आईपीएल का मैच खेला गया था इसी स्टेडियम में, डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि आईपीएल जो पहले आईपीएल सीजन 2008 का फाइनल मैच जो चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के बीच डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। मुंबई में 1 जून 2008 को खेला गया था। इस मैच में रॉयल राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग को 3 विकेट से हराकर आईपीएल का खिताब जीता था, अपना पहला खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक मानक फील्ड हॉकी मैच में कुल कितनी अवधि होती है। चार ऑप्शन थे। ए 70 मिनट, बी ऑप्शन था आपका 60 मिनट, सी ऑप्शन था 80 मिनट, और डी ऑप्शन था आपका 90 मिनट। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 मिनट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो मानक फील्ड हॉकी में कुल समय अवधि होती है वह 60 मिनट यानी 1 घंटा होती है। इसी को बताया हमने कि जो फील्ड हॉकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक मैच 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटा का आपका एक मैच होता है। मैच को 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। प्रथम क्वार्टर 15 मिनट का, द्वितीय क्वार्टर 15 मिनट का, फिर तृतीय क्वार्टर और चतुर्थ क्वार्टर 15 मिनट के होते हैं। इसी प्रकार 15 + 15 + 15 + 15 यानी कि 60 मिनट का 4 क्वार्टर आपके होते हैं 15-15 मिनट के। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल
जो 1935 के लेखक कौन है? जो 1935 में लिखा गया अनटचेबल के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए आर के नारायण, बी ऑप्शन था आपका मुल्क राज आनंद, सी ऑप्शन था राजा राव और डी ऑप्शन था आपका खुशवंत सिंह। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुल्क राज आनंद आपका एकदम करेक्ट आंसर था। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अनटचेबल प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यास जिसे मुल्क राज आनंद ने 1935 में लिखा था। यह उपन्यास भारतीय समाज में अस्पृश्यता की समस्या पर आधारित है। इसका मुख्य पात्र वाखा है जो एक सफाई कर्मी लड़का है। इसको लिखा था अनटचेबल को मुल्कराज आनंद ने। यह उपन्यास भारतीय समाज में अस्पृश्यता की समस्या पर आधारित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए चोल प्रशासन के संदर्भ में जो उर का अर्थ क्या था? यह क्वेश्चन आपके पूछा गया था। उर का अर्थ क्या था? ऑप्शन थे ए ब्राह्मणों की सभा, बी ऑप्शन था आपका व्यापारियों का संगठन, सी ऑप्शन था आपका सामान्य ग्राम सभा और डी ऑप्शन था आपका शाही अधिकारियों का समूह। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य ग्राम सभा इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो चोल प्रशासन में उर का अर्थ था सामान्य ग्राम सभा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि और चोल प्रशासन के सामान्य गांवों की ग्राम सभा को कहा जाता था। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की 3 प्रमुख शाखाएं थी और सामान्य ग्राम सभा था, सभा जो महासभा ब्राह्मणों के गांव ब्रह्मदेव की सभा थी और जो नरगरम व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में घनिष्ठ शब्द की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। 4 ऑप्शन थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि घनिष्ठ ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया घनिष्ठ का अर्थ बहुत निकट, गहरा या घुला मिला हुआ होता है। उदाहरण के लिए राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ इस प्रकार लिखा गया है, ये एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महाराष्ट्र का नववर्ष मराठी नववर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन थे। ए दिवाली, बी ऑप्शन था आपका गुड़ी पड़वा, सी ऑप्शन था गणेश चतुर्थी और डी ऑप्शन था आपका पोंगल। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड़ी पड़वा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। मराठी नववर्ष को त्योहार को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का पारंपरिक नववर्ष है जो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन घरों के बाहर गुड़ यानी कि ध्वज स्थापित किया जाता है। यह त्योहार नए वर्ष, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेडल शब्द की सही हिंदी अर्थ क्या था? 4 ऑप्शन है आपके। ए पुरस्कार, बी ऑप्शन था पदक, सी ऑप्शन था इनाम और डी ऑप्शन था आपका उपहार। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इनकी पदक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मेडल की जो शुद्ध हिंदी होती है वह पदक होती है। इसी को हमने बताया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा ये कि मेडल का हिंदी अर्थ होता है पदक। खेल प्रतियोगिता में सेना, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक किए जाते हैं। जो आपका गोल्ड मेडल है उसे स्वर्ण पदक कहा जाता है हिंदी में, सिल्वर मेडल को रजत पदक कहा जाता है और जो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल होता है उसको कांस्य पदक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस थे आपके। दीवार की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दीवार इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया कि दीवार शब्द की शुद्ध वर्तनी दीवार इस प्रकार लिखा जाएगा जिसका अर्थ होता है वॉल, यानी कि भित्ति। करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। इंसुलिन की क्वेश्चन था, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन थे ए बेरी, बी ऑप्शन था मधुमेह, सी ऑप्शन था घेगा और डी ऑप्शन था आपका रिकेट्स। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसे डायबिटीज कहते हैं, यानी कि मधुमेह जिसे कहा जाता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो अग्न्याशय द्वारा बनाया जाता है। यह रक्त में शर्करा जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी होने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संकट की शुद्ध वर्तनी आपकी पूछी गई थी। 4 ऑप्शन थे आपके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि संकट की शुद्ध वर्तनी थी ऑप्शन नंबर बी में। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि संकट की शुद्ध वर्तनी संकट इस प्रकार लिखा जाए जिसका अर्थ होता है मुसीबत या कठिनाई या विपत्ति, संकट का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि
अनीता देसाई नोवेल नोवेल क्लियर लाइट ऑफ डे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? चार ऑप्शन थे आपके। ए जिसमें आपका चार ऑप्शन थे। ए पॉलिटिक्स एंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बी ऑप्शन था आपका, सी ऑप्शन था और डी ऑप्शन था। इस प्रकार थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इनकी पारिवारिक संबंध, यादें और क्षमा इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। फैमिली रिलेशनशिप मेमोरी और फॉर फॉरगिवनेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने, इसको आप देख सकते हैं कि क्लियर लाइट ऑफ डे जिसे अनीता देसाई ने लिखा है मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों, अतीत की यादों, विभाजन के प्रभाव और क्षमा जैसे विषयों पर आधारित है। उपन्यास में दास परिवार के सदस्यों के रिश्ते और उनके भावनात्मक संबंध संघर्षों को दर्शाया गया है। स्मृति, पारिवारिक बंधन और मेल मिलाप को भी इसकी प्रमुख थीम है। यह भी पूछा जा सकता है आगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से खुद जो स्वयं है उसकी सही वर्तनी क्या है? चार ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिस प्रकार लिखा है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि खुद की शुद्ध वर्तनी होती है, खुद का अर्थ होता है स्वयं, यानी खुद इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कथन दिए गए थे आपको दो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था और दो कथन दिए गए थे। अनुच्छेद 39 राज्य के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ये एकदम करेक्ट है। और जो आपका कथन दूसरा था कि अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने का निर्देश देता है, ये भी एकदम करेक्ट है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? चार ऑप्शंस थे आपके, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन था ना तो एक ना तो दो। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों एकदम करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका एकदम करेक्ट आंसर का। कथन एक और कथन दो दोनों एकदम करेक्ट हैं। यही बताया हमने, इसको हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अनुच्छेद 39 डी राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और जो आपका अनुच्छेद 40 है, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठन करने और उन्हें स्वशासन जो सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डिसमिस या रिजेक्ट के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध के साथ शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, यानी कि जो डिसमिस जैसे डिसमिस रिजेक्ट की शुद्ध हिंदी वर्तनी क्या है? चार ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी खारिज इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी खारिज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी में जिस प्रकार खारिज लिखा है वह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि खारिज शब्द का अर्थ होता है निरस्त करना, अस्वीकार करना या रद्द करना। उदाहरण के लिए जैसे अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मीडिया को अदालत की मौखिक टिप्पणियों को की रिपोर्टिंग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? चार ऑप्शन आपके दिए गए थे। ए भारत का चुनाव आयोग, बी ऑप्शन था आपका दिल्ली उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन था भारत का सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन था आपका केंद्र सरकार। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने, इसको आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि मीडिया को अदालत की कार्रवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता। न्यायालय ने माना कि अदालत में होने वाली चर्चा भी जनहित का विषय है। यह टिप्पणी 2021 में चुनाव आयोग में जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपसे मैथ से था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो सीपी है वह 600 है, यदि इसे 20% की हानि यानी लॉस पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन थे ए 520 रुपए, बी ऑप्शन था 480 रुपए, सी ऑप्शन था आपका 500 रुपए और डी ऑप्शन था आपका 450 रुपए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 480 रुपए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1991 में वित्तीय प्रणाली के सुधार के लिए गठित नरसिम्हन समिति फर्स्ट ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निम्नलिखित में से किस मुख्य कदम की सिफारिश की थी? ऑप्शन थे ए बैंकों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना और नई सरकारी शाखाएं खोलना, बी ऑप्शन था आपका वैधानिक तरलता अनुपात जो एसएलआर और नकद आरक्षित अनुपात जो सीआरआर को धीरे धीरे कम करना, सी ऑप्शन था आपका ब्याज दरों पर सरकार और आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और डी ऑप्शन था आपका विदेशों में बैंकों
कि भारत में प्रवेश की पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि वैधानिक तरलता अनुपात जो SLR और CRR को धीरे धीरे कम करना, ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि नरसिम्हन समिति 1991 का गठन भारतीय बैंक और वित्तीय प्रणाली को सुधार हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जूतों के निचले हिस्से जो सोल में लाइनें या खांचे क्यों बनाए जाते हैं। चार ऑप्शन थे आपके। ए, जूतों को स्टाइलिश दिखाने के लिए। बी ऑप्शन था घर्षण बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। सी ऑप्शन था जूतों को हल्का करने के लिए। और डी ऑप्शन था आपका जूतों को टिकाऊपन कम करने के लिए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था आपका घर्षण बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने आगे आपकी इसको एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि जूतों की तली में जो बने खांचे होते हैं वह जमीन के साथ घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, इससे चलते या दौड़ते समय फिसलने की संभावना कम होती है। गीली या चिकनी सतह पर बेहतर पकड़ जो ग्रिप मिलती है। उदाहरण के लिए वाहनों के टायरों में भी इसी कारण खांचे बनाए जाते हैं। इससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब पुलिस किसी अपराध स्थल को सबूत सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से रस्सी या टेप लगाकर घेरती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन थे आपके। ए, एनकाउंटर। बी ऑप्शन था आपका पंचनामा। सी ऑप्शन था आपका कॉर्डन ऑफ यानी कि घेराबंदी। और डी ऑप्शन था आपका हिरासत। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि कॉर्डन ऑफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। घेराबंदी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया कि कॉर्डन ऑफ जो घेराबंदी है वह प्रक्रिया है जिसमें पुलिस अपराध स्थल को टेप या रस्सी से बैरिकेटेड बैरिकेड लगाकर घेर देती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विश्व खुशी रिपोर्ट जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन थे आपके। ए, केवल देशों की सैन्य शक्ति को मापना। बी ऑप्शन था सरकारों को विकास के मानदंड के रूप में खुशी और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन था आपका केवल प्रति व्यक्ति आय यानी कि GDP के आधार पर रैंकिंग करना। और डी ऑप्शन था आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को मापना। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था सरकार को विकास के मानदंड के रूप में खुशी और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का उद्देश्य यह दिखाना है कि किसी देश की प्रगति केवल GDP या आय से नहीं मापी जानी चाहिए बल्कि लोगों की खुशी, जीवन संतुष्टि और कल्याण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का स्तर और जीवन संतुष्टि जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मैथ से था कि एक्स, वाई और जेड एक कार को 18, 27 और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कुल मजदूरी जो है वह 7200 है। तो जेड एक्स माइनस वाई जेड की मजदूरी क्या होगी। चार ऑप्शन थे आपके। ए, 1200 रुपये। बी ऑप्शन था आपका 2400 रुपये। सी ऑप्शन था आपका 3600 रुपये। और डी ऑप्शन था आपका 4800 रुपये, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1200 रुपये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका एक्स जेड माइनस जो वाई जेड होगा, इन दोनों को जब एक्स जेड और वाई जेड की घटाने पर जो मजदूरी आएगी वह 1200 रुपये, इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चूज द मोस्ट appropriate legal term for अभियुक्त की रिहाई when they are released before completing their full sentence often the good behavior। चार ऑप्शन थे आपके। अरेस्ट। बी ऑप्शन था आपका पैरेरोल। सी ऑप्शन था आपका कॉन्विकेशन। और डी ऑप्शन था आपका इम्प्रिजनमेंट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पैरोल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने आपको कि पैरोल वह कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत किसी दोषी कैदी को उसकी पूरी सजा पूरी होने से पहले कुछ शर्तों या अच्छे आचरण जो गुड बिहेवियर के आधार पर अस्थायी या सशस्त्र की रिहाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का वर्क हाउस कहा जाने वाला PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सूर्य तुल्यांक ध्रुवीय कक्षा जो SSPO के में अधिकतम कितने किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। ऑप्शन थे। ए, 1250 किलोग्राम। सी ऑप्शन था आपका। बी ऑप्शन था 1500 किलोग्राम। सी ऑप्शन था 1750 किलोग्राम। और डी ऑप्शन था आपका 2500 किलोग्राम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1750 किलोग्राम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1750 kg इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
इसी को हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो PSLV का भारत का रॉकेट वर्क हॉर्स हॉर्स रॉकेट कहलाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में समानता PSLV को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जो SSPO में पोलोड क्षमता लगभग 1750 केजी मानी जाती है। PSLV का उपयोग अनेक भारतीय या विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर 7 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन थे ए 250 किलोमीटर, बी ऑप्शन था आपका 270 किलोमीटर, सी ऑप्शन था 290 किलोमीटर और डी ऑप्शन था आपका 310 किलोमीटर। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी 290 किलोमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। आपके करेक्ट क्वेश्चंस के उसका हमने करेक्ट एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दें जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर हम आपको वीडियो की लिंक भेज देते हैं जिससे आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच सके। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।